Hello, dear children. How are you all? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Today, we are going to learn about a poem of Standard 8 English Junction book. So, the poem is poem number 4, The Fog. Yes, it's a very beautiful poem. Okay, and you will be very excited, I hope, to learn about this poem. So, before moving on to the poem, I would like to explain you the objectives of learning this poem. So, the objectives why we are going to learn this poem is the first one to comprehend the underlying message means analyze करना कि इस पोएम से आपको क्या मैसेज मिल रहा है. The second one to familiarize with the concept of personification. Dear children, personification means it's a type of figure of speech. So कैसे वो कनेक्ट होता है personification उससे आपको familiar करने के लिए. And the last point why we are going to learn is to compare the two characters in the poem. इस पोएम में जो दो कैरेक्टर्स है उन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन किया गया है, किस वजह से कंपेयर किया गया है, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस पोएम. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, हियर इज़ वन फ्लो चार्ट कि उसमें क्या प्रेडिकमेंट किया गया है, क्या प्रॉब्लम. प्रेडिकामेंट मीन्स प्रॉब्लम क्या है, उसके वजह से क्या होता है, उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है, एंड लास्ट में क्या कंक्लूजन होता है. दैट इज़ गिवन ओवर हियर. सो आई एम शोइंग यू अ फ्लो चार्ट कि हाउ द पोएम स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम, व्हाट इफ़ेक्ट्स आर देयर, एंड उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है, एंड लास्ट में क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिकामेंट और द प्रॉब्लम इज़ दैट कि थिक फॉग है, बहुत ही घनी धुंध है, एंड उस वजह से जो पोएट है वो देख नहीं पाता है, अनेबल टू सी, एंड उस वजह से उनके साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, व्हाट हैपन्स विथ हिम इज़, एक तो वो उस वजह से यू ऑल नो कि आपको सफोकेशन होता है, खांसी आती है, आँखों में जलन होती है. द सेम थिंग हैपन्स विद द पोएट मीन्स सफोकेशन इज़ देयर एंड कफ मीन्स खांसी आती है, एंड हैवीनेस इन द आइज़, आँखों में बहुत उनको पोएट को जलन होती है. फिर फॉर दैट क्या सॉल्यूशन निकलता है, approached and offered help by a visually impaired man. विजुअली इम्पेयर्ड मैंने आपको जो पहले 7 चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें भी बताया था कि जो लोग नहीं देख सकते हैं वो आदमी उन्हें अप्रोच करता है और उनको ऑफ़र करता है हेल्प के लिए, कि वो कहता है मैं आपको हेल्प करूँगा, एंड लास्ट में कंक्लूजन ये होता है कि पोएट ठीक से अपने घर पहुँच जाते हैं, ही रीचेज होम properly. So this is the flow chart of the poem. तो आई थिंक डियर चिल्ड्रन कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो आ ही गया होगा कि what is the poem about. So first I'll explain you the summary of this poem and then we'll begin with the poem. So the summary is, the poem is about a sighted man who finds himself in a fog. एक ये पोएम किसके बारे में, साइटेड मैन मीन्स जो आदमी देख सकता है उसके बारे में है, और वो खुद को एक फॉग में पाता है. सो थिक, इतनी घनी धुंध होती है कि दैट ही इज़ डिसओरिएंटेड, एकदम देखना उसका बंद हो जाता है, एंड कैनॉट फाइंड हिज वे होम, और उसको पोएट को घर पहुंचना होता है और वो अपना रास्ता भूल जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है. He must then depend on a blind man to lead the way. और वो किस पे डिपेंड करता है, एक जो अंधा आदमी वहाँ से आता है और उसे ऑफ़र करता है हेल्प के लिए, उस पे उसे डिपेंड होना पड़ता है अपने घर पहुँचने के लिए, रास्ता मिलने के लिए. देन द नरेटर्स विजन वॉज अफेक्टेड बाय द फॉग. और उनका जो विज़न था, देखने की जो शक्ति थी नरेटर की, वो फॉग से अफेक्ट हो जाती है, मतलब फॉग के वजह से ही कांट सी एंड इट बिकेम ब्लड, और धुंधला दिखाई देने लगता है, एंड ही कुड नॉट सी क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं देता है नरेटर को. देन व्हाट हैपन्स, द इमेजेस ही सॉ वेर डिस्टॉर्टेड.
मतलब जो इमेजेस उन्हें धुंधले दिखाई देते हैं वो एकदम वो कुछ और ही समझते हैं उस इमेजेस को। एंड मेड बॉयज़ एंड मैन सीम टॉलर देन दे एक्चुअली आर, और उस वजह से जो छोटे बच्चे और आदमी है वो जो एक्चुअली जितने लंबे हैं उससे भी बहुत लंबे वो महसूस करते हैं, उन्हें दिखाई देते हैं। एंड जो कार्स है स्टॉप्ड एज दे कुड नॉट मूव, जो कार्स भी नहीं चल आगे बढ़ सकती है और जो खड़ी है वहाँ पे वो वहीं पे उन्हें कुछ और लगता है, उसकी लाइट से वो कुछ और महसूस करते हैं। द स्पीकर वॉज ब्लाइंडेड एंड कुड नॉट सी एज इट वॉज पिच डार्क, और एक तो अंधेरा भी था और धुंध भी थी, उस वजह से एकदम ब्लाइंड जैसा महसूस करने लगते हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। देन अ ब्लाइंड मैन ऑफर्ड टू गेट द मैन आउट ऑफ द फॉग, और ब्लाइंड मैन उनको तो ऑलरेडी कभी कुछ नहीं दिखाई देता है पर फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो ही ऑफर्स दैट, नरेटर को वो ऑफ़र करते हैं हेल्प के लिए और वो उसे फॉग से बाहर निकालता है। ही ट्रस्टेड द ब्लाइंड मैन, वो ब्लाइंड मैन पे नरेटर जो है वो ट्रस्ट करते हैं। एंड देयरफॉर फॉलोड हिम क्लोजली लाइक अ चाइल्ड फॉलोइंग अ पेरेंट, और वो उन पे ट्रस्ट करके उनके पीछे पीछे जाते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के को ट्रस्ट करके, पेरेंट्स को जितना ट्रस्ट करता है वैसे ही ये नरेटर उनको ट्रस्ट करके उनके पीछे पीछे जाते हैं। सो हियर आर पोएम बिगिन्स। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, दैट इज पोएम नंबर 4, द फॉग। फर्स्ट पैराग्राफ इज, I saw the fog grow thick, which soon made blind my ken. It made tall men of boys and giants of tall men. Now, first I have read the first paragraph. Today we are going to learn a very beautiful poem. Dear children, you are going to enjoy this poem. So let's start. Now I'll explain you a single line. First I have read the whole paragraph. So in this first paragraph, our narrator says, I saw the fog grow thick, means बहुत घनी धुंध थी, means fog था, और ये इतना घना था कि इससे जल्द ही जो उनके देखने की जो शक्ति थी वो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल ही। विथ सून मेड ब्लाइंड माई कैन, उनके देखने का जो विज़न था जो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, मतलब जो दूर तक जो देखने का वो उन्हें जो दूर तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, देखने की उनकी जो दृष्टि थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। इसलिए द नरेटर सेज कि एकदम ब्लाइंड की तरह वो महसूस करने लगे थे। देन इट मेड टॉल मैन ऑफ बॉयज़, मीन्स इस धुन के वजह से जो लड़के थे वो तो टॉल मैन की तरह दिख रहे थे, एंड जाइंट्स ऑफ टॉल मैन, और जो टॉल मैन थे वो लंबे इंसान एकदम भयानक जाइंट की तरह दिखने लगे थे, बहुत ही एकदम विशाल लंबे दिख रहे थे। और उस वजह से धुंध की वजह से बहुत ही मीन्स कि धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इससे किसी चीज़ की सही इमेज उन्हें नहीं पता चल रही थी कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द इमेज, ही कुडंट मेक आउट। देन आवर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स, इट क्लच्ड माई थ्रोट, आई कफ्ड, नथिंग वॉज इन माई हेड एक्सेप्ट 2 eyes like balls of burning lead. So it clutched my throat, आई कफ्ड, मतलब वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मेरे गले को पकड़ लिया है, धुंध ने उनके गले को एकदम पकड़ लिया है। और क्योंकि उस वजह से ज़्यादा धुंध होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि उसके थ्रोट को किसी ने एकदम क्लच कर लिया हो, इससे उन्हें खांसी भी आने शुरू हो गई थी। देन एक्सेप्ट 2 heavy eyes like ball, nothing was in my head. सी उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में कुछ भी, बिल्कुल मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। और एक्सेप्ट 2 heavy eyes like a burning lead, मतलब कि उनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, सिर्फ
दो हैवी आइज़ महसूस हो रही थी, एकदम हैवी। किस वजह से? धुंध की वजह से, उन्हें जलन हो रही थी, इसीलिए धुंध की वजह से एकदम ही बिल्कुल हैवी आइज़ लग रही थी और कांच की गोलियों की तरह उनकी आंखें जल रही थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ। एंड when it grew so black that I could know no place, I lost all judgment then of distance and of space. Now नरेटर कहते हैं कि जब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, एंड when it grew so black मतलब जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आसपास जो he is telling that I could know no place, आसपास बिल्कुल अंधेरा हो गया था और वहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि अब उन्हें कोई जगह के बारे में भी अब पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। और देन आई लॉस्ट ऑल जजमेंट देन ऑफ डिस्टेंस एंड प्लेस। देन ही इज़ टेलिंग कि इतनी ज़्यादा धुंध की वजह से नरेटर कहते हैं कि मेरी दूरी एकदम नापने की जो शक्ति थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जब ज़्यादा फॉग पड़ती है तो आपने देखा होगा कि हमें थोड़ी सी भी दूर भी कुछ दिखाई नहीं देता है। वैसे ही नरेटर को भी बिल्कुल आगे की तो बात जाने दो, बट नज़दीक में जो चीज़ें थी वो भी बिल्कुल पता ही नहीं चल रही थी कि आपके आगे क्या है। That's why the narrator says that the same way I was also helpless and couldn't identify anything because of the fog, and the narrator couldn't make out कि where he is and where he has to go, और वो जजमेंट नहीं लगा पा रहा था कि जगह कहाँ, कितनी दूर उन्हें जाना है और कितनी दूर वो जगह है कि जहाँ उन्हें पहुँचना है। उनका बिल्कुल जजमेंट ख़त्म हो चुका था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पैराग्राफ। द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स अपॉन द हॉल्टेड कार्स could either be on earth or be the heavenly stars. Now डियर चिल्ड्रन, इसमें से आपको कुछ पता चल रहा है कि स्ट्रीट लैम्प्स और लाइट्स, हॉल्टेड कार, ये कहाँ सब मिक्स हो रहा है। नाउ व्हाट द नरेटर इज टेलिंग, नाउ ही इज टेलिंग दैट धुंध बहुत ज़्यादा थी। ही इज टेलिंग कि स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स अपॉन द हॉल्टेड कार मीन्स बहुत ही ज़्यादा धुंध थी एंड हिज जजमेंट वॉज ऑल्सो ओवर, बिल्कुल वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। सो ही इज़ टेलिंग दैट जो स्ट्रीट लैम्प्स थे एंड जो वहाँ पे जो कार रुकी हुई थी धुंध की वजह से, कार में जो ड्राइव कर रहे हैं उनको भी कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए कार रुक गई थी जो धुंध की वजह से। वहाँ उनके ऊपर जो लाइट्स जल रही थी, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो, और जो लैम्प्स जो होते हैं और जो कार की लाइट होती है वो जो लैम्प्स है और लाइट्स है वो उसे लगता है कि हो सकता है कि वो अर्थ की हो या वो हेवनली स्टार्स है। ही इज़ टेलिंग कि ये जो कुड आइदर बी ऑन अर्थ, कि अर्थ पे हेवनली स्टार्स आ गए हो, और बी द हेवनली स्टार्स, कि अर्थ पे लाइट है कि आकाश में लाइट जल रही है, वो उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। मीन्स कि उनको अब ये कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये कहाँ लाइटें जल रही है। एंड दैट्स वाई वॉट हैपन्ड विथ हिम। लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ कि उनके साथ क्या हुआ था। A man passed by me close. I asked my way, he said. Come, follow me, my friend. I followed where he led. Now, इसमें से what you can make out, dear children. Now, the narrator is telling us that a man passed by me close. I asked my way, he asked. He said. वो क्या कहता है कि एक आदमी that at that time a man passed by him मीन्स दैट एक दूसरा आदमी उसके बाजू से गुज़रा, तब व्हाट हैपन्ड, और नरेटर ने उनसे पूछा कि क्या वो उसे उसका रास्ता बता सकता है। तो वो जो आदमी है वो कहता है कि येस, व्हाट ही सेज, कम फॉलो मी माय फ्रेंड, आई फॉलोड वेयर ही लेड। तो
वो उसे जब रास्ता पूछता है नरेटर, तो वो आदमी उसे रिप्लाई करता है, कहता है कि येस माय फ्रेंड, आई विल श्योरली शो यू द वे। मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता बता दूंगा। सो यू कैन सी द पिक्चर हियर इट इज़ गिवन। यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो वो आदमी है वो नरेटर, ही इज़ द नरेटर एंड ही इज़ द person. He is taking him and this blind person is showing him the way. Then what happens? Here you can see both are going and the other man is showing the way to the narrator, and then the narrator goes with him following his way where he was taking him. उसके साथ जाते हैं narrator. Now the last paragraph of the poem. He rapped the stones in front. Trust me, he said, and come. I followed like a child. A blind man led me home. और फिर क्या होता है, फिर वो जो आदमी है वो नरेटर को रास्ता दिखाता है। वो अपनी स्टिक के साथ जो स्टोन्स बीच में आते हैं उसे टैप करके देखता है कि एंड ही इज़ टेलिंग द नरेटर टू ट्रस्ट हिम। वो टैप करके उसे रास्ता, अपनी स्टिक से टैप करके उसे रास्ता दिखाता है और उसे कहता है कि यू ट्रस्ट मी, द नरेटर, यू ट्रस्ट मी एंड कम विथ मी, एंड देन द नरेटर गोज़ विथ हिम एंड द नरेटर इज़ टेलिंग कि मैंने उस पर विश्वास किया और उसके साथ एक छोटे बच्चे की तरह चलने लगा। इज़ टेलिंग कि आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम। एंड छोटे बच्चे की तरह उसे ट्रस्ट करके उसके पीछे पीछे, जैसे छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करता है, वैसे उसने इस आदमी पे ट्रस्ट किया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। और लास्ट में देन उसे पता चलता है और वो आदमी उसे घर पहुंचा देता है। देन लास्ट in this last line everything is very clear and the narrator says in this way a blind man उसे अपने घर तक पहुंचाता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो आदमी ब्लाइंड है। और नाउ चिल्ड्रन यू कैन कम टू नो कि कैसे हाउ इन दिस स्टोरी एक ब्लाइंड मैन होते हुए भी वो उसको घर पहुंचा देता है, लेकिन नरेटर नॉर्मल पर्सन होते हुए भी बिकॉज ऑफ द फॉग, धुंध की वजह से ही लूजेज हिज वे, अपना रास्ता बिल्कुल ही भूल जाते हैं। एंड इन दिस वे अ ब्लाइंड मैन टेक्स हिम टू हिज हाउस एंड वो अच्छे से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है नरेटर। सो दिस पोएम आई होप डियर चिल्ड्रन यू माइट हैव अंडरस्टूड विच इज़ रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। नाउ डियर चिल्ड्रन आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द poet who has written this poem. He was born on 1871 and he died in 1940. Was a Welsh poet and writer, poet और writer थे। His poems are realistic, real life से related है and often deal with the themes of life's hardship, और लाइफ में जो मुसीबतें आती हैं उससे related है उनकी poems और writings। They also feature characters who are based on some of the tramps and travelers डेविस had met। डेविस जिनको मिलते हैं उनके साथ जो हुआ है वैसे कैरेक्टर से भी रिलेटेड है। He was a popular poet and wrote in a simple and direct style। बहुत ही पॉपुलर पोएट थे और उनकी राइटिंग स्टाइल जो थी बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट थी। Now in this poem the speaker talks about a foggy evening के बारे में। what I explained you is given over here कि he is telling about a foggy evening when he is unable to see his surroundings clearly and is lost, कि वो उनको धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता है और वो खो जाते हैं। He is then helped by a visually impaired man, और एक blind man उनकी मदद करता है। The deeper meaning of this poem is that differently abled people are sometimes better able to face difficulties। मतलब जो डिसेबल पीपल होते हैं वो हमसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को अच्छे से फेस कर सकते हैं। एंड
दैट वी मे हैव टू डिपेंड ऑन देम इन सर्टन सिचुएशन, और हमें भी कभी कभी उनका सहारा लेना पड़ता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए उस वजह से. I hope, dear children, you understood the summary properly and the poem. So I'll explain once again the summary in short, so the idea of this poem will be more clear. The poet W.H. Davis describes in his poem The Fog the effect of the fog on him. उन पे जो fog का effect हुआ वो describe करते हैं. It blurred his vision and he was unable to see things clearly. उनकी उस fog की वजह से उनका vision देखने की जो शक्ति थी वो कम हो गई थी and वो clearly चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे. He lost the sense of direction and space and not knowing where to go. उनको किस direction में कहाँ पे वो है वो सब वो खो चुके थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरफ जाए. He felt there was nothing in his head except for two burning eyes. और उन्हें ऐसे लगा कि उनके दिमाग में कुछ नहीं है, कुछ नहीं सोच पा रहे थे, ओनली उनकी आंखें खाली जल रही थी. He couldn't breathe due to the dense fog and he coughed. और उसके फॉग के वजह से उन्हें बहुत ही सफोकेशन हो रहा था, ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे और गले में खराश हो रही थी और उस वजह से उन्हें खांसी भी आ रही थी. एंड द स्ट्रीट लैम्प्स falling on the moving cars no more helped people and looked like distant stars. और जो स्ट्रीट लैम्प्स और कार्स की लाइट थी उस वजह से पीपल को कुछ मदद नहीं मिल रही थी और उन्हें लग रहा था कि वो दूर आकाश में तारे चमक रहे हैं. And then a man came who passed by the poet and offered him to show the way. और उतने में एक आदमी आता है उनके पास और वहाँ से पोएट के पास से गुजरता है और उसे ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूँगा. सो द मैन लेड द पोएट होम. और वो आदमी उन पोएट को घर पहुँचा देता है. एंड व्हेन दे रीच्ड होम. और जब वो घर पहुँचते हैं तब पोएट को क्या पता चलता है. द पोएट केम टू लर्न दैट द मैन वॉज ब्लाइंड. तब उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी ने उन्हें रास्ता बताया वो आदमी ब्लाइंड है. एंड ही रैप्ड द वॉल विद द स्टिक्स. और स्टिक से वो पटक पटक के रास्ता ढूंढ के उन्हें वहाँ तक पहुँचा दिया. सो now dear children, what is the setting of the poem The Fog by William Henry Davis? इस पोएम का सेटिंग क्या है, कहाँ सेट की गई है ये पोएम. सो द पोएम टेक्स प्लेस इन अ फॉगी स्ट्रीट इन लंदन. कहाँ पे हुई है, एक फॉगी स्ट्रीट जो धुंध वाली स्ट्रीट थी लंदन में, वहाँ पे ये पोएम सेट की गई थी. एंड द पोएट एक्सप्लेन्स अ ट्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीट when it was very foggy. और पोएट ये एक्सप्लेन करते हैं ट्रिप कि जब वो स्ट्रीट पे थे और वो बहुत ही फॉगी थी. नेक्स्ट लास्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम द फॉग. सो द मोरल व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस पोएम. मोरल मीन्स क्या आपको इस पोएम से सीखने मिला. सो वी लर्न दैट अ साइटेड मैन फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फॉग सो थिक that he is disoriented and cannot find his way. हमने इस पोएम में देखा कि एक देखने वाला आदमी एक फॉगी जगह पे जहाँ बहुत ही ज़्यादा धुंध थी और वो बहुत ही डिसेबल हो जाता है कि वो अपने घर तक नहीं पहुँच पाता. तो क्या होता है, ही मस्ट देन डिपेंड ऑन अ ब्लाइंड मैन टू लीड द वे. और वो किस पे डिपेंड करता है, एक ब्लाइंड आदमी पे डिपेंड होता है अपने घर पहुँचने के लिए. So, on a more abstract level, the poem may be about how people trust only what they can literally see. मतलब वो देख सकते हैं बट फिर भी उन्हें एक अंधे आदमी पे डिपेंड होना पड़ रहा है. and lack awareness of things unseen, faith, belief और religion. और हम ऐसी चीज़ों पे डिपेंड होने के बदले हमें ऐसे अंधे आदमी पे डिपेंड होना पड़ता है. So this is the moral कि हम जो चीज़ हम नेचुरली होते हुए भी, नॉर्मल पर्सन होते हुए भी नहीं कर सकते, वैसे डिसेबल पर्सन कर सकते हैं और हमें ऐसे लोगों को छोटा नहीं मानना चाहिए. सो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम प्रॉपरली. वॉच दिस वीडियो 2 times so that the poem's idea will be more clear to you. Thank you dear children.